हर्षद मेहता की कहानी काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज शायद इसकी बारी आ गई, तो आज आपको कहानी सुनाता हूँ। हालांकि इस कहानी को सुनाने से पहले एक सच्चाई बताता हूँ कि मुझे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, दलाल स्ट्रीट, शेयर, इन सब के बारे में कभी ज़्यादा जानकारी नहीं रही। कभी कभी कोशिश की समझने की, जितनी मेरी समझ है उतनी मैं आपको इस बारे में शायद बताऊंगा, लेकिन मेरी समझ से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक स्कैम, एक घोटाले की कहानी है। शायद आज़ाद हिंदुस्तान के अगर सबसे बड़े कुछ घोटालों के नाम ले तो उसमें से एक ये है, हर्षद मेहता स्कैम। क्या था ये मामला, क्यों इतना सुर्खियों में रहा, क्यों अब इस पर वेब सीरीज़ बन रही, और आखिर इस एक घोटाले ने पूरे देश को कैसे झकझोर कर रख दिया। जो मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज है, दलाल स्ट्रीट नाम है। तो पहले तो मैं ये नाम सुन के ही थोड़ा अजीब सा लगता था, दलाल स्ट्रीट, क्योंकि हम लोग आम बोलचाल में दलाल का मतलब यही होता है दलाली करना, और उस मतलब इसको कभी अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। लेकिन शायद दुनिया का सबसे पुराना धंधा है दलाली, दलाली से लोग पैसे कमाते हैं। और दलाल स्ट्रीट जो नाम रखा गया स्टॉक एक्सचेंज के बाहर की उस सड़क, तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा रिलेट करता हूँ कि जो शेयर ब्रोकर होते हैं वहाँ पे जो लोग बिज़नेस करते हैं, वो एक तरह से पैसों की एक दलाली ही होती है कि किस शेयर में कितने पैसे नुकसान होगा, नफ़ा होगा, कौन से शेयर पे पैसे लगाने चाहिए, किस पे नहीं लगाने चाहिए, किस पे पैसे डूब जाएंगे। तो शायद यही वजह है, यही सोच होगी जिसकी वजह से दलाल स्ट्रीट नाम रखा गया। शेयर मार्केट शुरुआत में जो मुझे बताया गया था वो यही था कि एक लॉटरी, एक जुए की तरह है। इसमें और कई जो ऐड आता है उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये जोखिम के अधीन है, मतलब इसमें जोखिम भरा होता है। आप जो पैसे लगा रहे हैं ज़रूरी नहीं आपके पैसे वापस मिलें, डूब भी सकते हैं या आप बहुत कमा भी सकते हैं। तो एक रिस्क है, एक जुआ है शेयर मार्केट मेरे हिसाब से। जो इसके जानकार हैं वो शायद और भी इसका कुछ मतलब बताएं। शेयर मार्केट में लोग पैसे लगाते हैं, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है। मुझे एक बार बस कंपनी ने कुछ शेयर दिए थे, तो उसने ही जानकारी है मुझे, और वो शेयर जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने उसको बहुत पहले बेच भी दिया। इसके अलावा मुझे और कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये स्कैम जिसमें एक शख्स को शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा गया, हर्षद मेहता को, क्यों? एक दौर था अमिताभ बच्चन जब कोई भी फिल्म करते थे तो लगातार सुपर हिट, और इसीलिए वो सदी के महानायक भी हैं, एक के बाद एक हिट। मतलब जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन है समझ लीजिए हिट होने की गारंटी है। वही हाल हर्षद मेहता का था। उनको शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। वो एक कोहिनूर है, पारस के पत्थर है। जिस शेयर पे हाथ रख दिया वो शेयर अपने आप आसमान छुएगा। जो पुराने लोग थे जलते भी थे हर्षद मेहता से, लेकिन कदर भी करते थे कि क्या इसकी समझ है। जो साथ के थे वो गुरु मानते थे। और हर्षद मेहता ने ऐसे ऐसे शेयर को ऊपर उठाया जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। और फिर ये स्कैम आता है जो करीब 4000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ का है। ये स्कैम सिर्फ स्कैम नहीं है, बल्कि इस स्कैम में एक और चीज़ जो हाईलाइट हुई वो ये कि हर्षद मेहता को जब पकड़ा गया तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने बाद में किया और इल्ज़ाम लगाया सीधे देश के प्रधानमंत्री, तब पीवी नरसिम्हा राव थे यहाँ के अपने देश के प्रधानमंत्री, कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए मुझसे लिए थे। अब ये बात जब पता चली, जब मीडिया में आई तो हड़कंप मच गया कि देश के प्राइम मिनिस्टर पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। हालांकि उस वक्त की सरकार ने, कांग्रेस ने इसका खंडन किया, कोई सबूत भी नहीं मिला। लेकिन रिश्वत देने का जिसने इल्ज़ाम लगाया उसको भी झूठे इल्ज़ाम के लिए कभी सज़ा नहीं मिली, और जिस पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा उस वक्त के प्रधानमंत्री, उनको भी कोई सज़ा नहीं मिली। तो दोनों तरफ से मामला यूं ही हशप हो गया। और उस वक्त हर्षद मेहता ने वकील रखा था राम जेठमलानी को, जाने माने देश के धुरंधर क्रिमिनल लॉयर। कहते हैं कि हज़ारों लोगों को शेयर में, बल्कि लाखों लोग होंगे, हर्षद मेहता की वजह से वो कंगाल हो गए। क्योंकि हर्षद मेहता की देखा देखी वो लोग भी उस शेयर में पैसे लगाते, और बाद में वो पैसे जब अच्छे दिन थे तब तो ठीक थे, जब बुरे दिन आए तो वो सारे डूब गए। पर ये कहानी है क्या, हर्षद मेहता घोटाला है क्या? आम लफ्ज़ों में आपको कोशिश करूँगा समझाने की। गुजरात के राजकोट में जन्मा एक लड़का जिसका नाम हर्षद मेहता, शुरुआती उसने पढ़ाई लिखाई गुजरात में की, राजकोट में। फिर वो कुछ वक्त के लिए छत्तीसगढ़ गया, रायपुर में पढ़ाई की। फिर मुंबई आया, मुंबई से उसने बीकॉम किया।
बीकॉम करने के बाद तब तक उसके जेब खाली थे, लेकिन सपने बड़े बड़े थे। इसके बाद उसने एक बीमा कंपनी में सेल्समैन के तौर पे काम किया, लेकिन उसकी मंजिल कुछ और थी। कुछ वक्त के बाद उसने उसे छोड़ दिया। फिर एक शेयर ब्रोकर के अंडर में काम किया कुछ वक्त, और फिर उसे भी छोड़ दिया, और फिर अपनी एक कंपनी खोली। और ये कंपनी खोली करीब 82 में। 82 के बाद हिंदुस्तान बदल रहा था। 91 में तब देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने अपने, और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। एक नई इकोनॉमी पॉलिसी, आर्थिक नीति देश में लागू हो रही थी। निजीकरण वाली बात चल रही थी। दुनिया की कंपनियों के लिए देश के दरवाजे खुल रहे थे, जिसका विरोध भी हो रहा था कि अपने लोगों की नौकरी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन एक नई आर्थिक नीति देश में लागू हो रही थी, और उसको लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। शेयर मार्केट भी उस वक्त बहुत अच्छा कर रहा था। हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट में कदम रखा। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपना उसने नाम रजिस्टर्ड कराया। एक आम छोटे से बिजनेस फैमिली से आया हुआ लड़का देखते ही देखते उसके बाद इस देश के मतलब इतना अमीर बन गया कि उसकी तस्वीरें छपने लगीं अखबारों में, मैगज़ीन में। मुंबई में आलीशान घर, महंगी गाड़ियों के शौक, गाड़ियों के पूरे कन्वॉय की उसकी तस्वीरें छपती थी। लोग अचानक उससे रश खाते थे कि ये बंदा है क्या, क्या करता है, अचानक इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, शेयर मार्केट में इतने पैसे लगा कहाँ से रहा है, जिसके पास कभी इतने पैसे नहीं थे। ये सारी चीज़ें चल रही थी। हर्षद मेहता का नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया जब उसने एक कंपनी में पैसे लगाए, और ये कंपनी एक सीमेंट की कंपनी थी, जिसका उस वक्त शेयर मार्केट में जो रेट था वो करीब 200 रुपये था। और 200 रुपये के उस कंपनी के शेयर को हर्षद मेहता ने जब हाथ लगाया और ख़रीदा, अचानक कुछ ही वक्त के बाद वो शेयर जो 200 रुपये का था वो करीब 9 हज़ार रुपये का हो गया शेयर। मतलब एक शेयर की कीमत जिसकी 200 रुपये थी वो 9 हज़ार की हो गई। लोग भी भौंचक्के कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद इसी तरीके से अलग अलग कंपनियों के जिस जिस शेयर को हर्षद मेहता ख़रीदता वो शेयर आसमान छूने लगता। अंधाधुन कमाई थी शेयर बाज़ार में होती है। एक वक्त ऐसा आया कि लोग नज़र रखते थे कि हर्षद मेहता कौन से शेयर ख़रीद रहा है, और लोग भी उसको ख़रीदते और खूब कमाई होती, और लोगों को पैसे भी मिलते, पैसे कमा रहे थे। ये सारी चीज़ें चल रही थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ लोगों की फिर नज़र आई कि आखिर हर्षद मेहता ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो इतने पैसे कमा रहा है, और ये पैसे शेयर मार्केट में लगा कहाँ से रहा, क्योंकि शेयर ख़रीदने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और हर्षद मेहता अपनी बुलंदी पर था, लगातार पैसे कमा रहा था, तब पहली बार इस घोटाले का पर्दाफाश जो किया वो किसी सरकार ने, किसी एजेंसी ने नहीं किया, बल्कि एक जर्नलिस्ट ने किया। और इस जर्नलिस्ट ने पहली बार हर्षद मेहता के इस कच्चे चिट्ठे का खुलासा किया। पता चला कि हर्षद मेहता ने अपने बैंकिंग सिस्टम का किस तरीके से फ़ायदा उठाया और कैसे वो पूरा घोटाला करता था। होता ये था कि जब आम तौर पे जो बैंक होते हैं, तो एक बैंक के पास अगर नकदी कम है, पैसे कम हैं, तो वो दूसरे बैंक से उधार लिया करते थे, और वो उधारी जो है वो 15 दिन की हुआ करती थी। आमतौर पे लोन जो है वो 15 दिन का किसी को नहीं मिलता। हम आप अगर बैंक से जाएं तो 15 दिन के लिए कोई लोन नहीं होता। तो दो बैंकों के अंदर ये था कि अगर किसी के पास एक को पैसा चाहिए, नकदी कम है, तो दूसरे बैंक से वो उधार लेते थे। और उसके लिए करते ही ये थे कि वो एक बैंक का एक पेपर होता था, एक रसीद, एक बॉन्ड एक तरह से कहें, तो एक बॉन्ड, जैसे सपोज़ अगर 1 लाख रुपए एक बैंक को दूसरे बैंक से लेना है, तो वो 1 लाख का एक बॉन्ड दूसरे बैंक के पास रख देता था कि ये आप रख लीजिए, और उसके बदले वो पैसे ले लेते थे। लेकिन बॉन्ड कभी कायदे से रखवाया नहीं जाता था, बल्कि एक रसीद होती थी, जैसे लिख के दे दिया एक बैंक मैनेजर ने कि 1 लाख रुपए चाहिए, हम 15 दिन के अंदर दे देंगे। दूसरे बैंक ने वो दे दिया। दूसरे बैंक को चाहिए इस बैंक से, इस बैंक को भी उन्होंने एक रसीद दे दिया। बॉन्ड जो उनके होते थे बैंक के, वो तो बैंक के पास ही पड़े होते थे, लेकिन एक
आपकी मतलब ये कि गारंटी है, तो एक रसीद काट के दे दिया करते थे, और उस रसीद के ऊपर बस एक पर्ची के ऊपर जो बिचौलिया क्या करते थे आमतौर पर एजेंट, तो एक बैंक से दूसरे बैंक इस तरीके से उधार लेते थे 15-15 दिन के लिए लोन, और 15 दिन में एक बैंक दूसरे बैंक को चुका देता था। ये जानकारी हर्षद मेहता को थी, और हर्षद मेहता ने इसी का फ़ायदा उठाया। हर्षद मेहता ने क्या किया कि वो 15 दिन के लिए बैंक से लोन लेने लगा अपनी पहुंच की वजह से, और ख़ासतौर पर उसने ऐसे 2 बैंक को चुना मुंबई में। छोटे बैंक थे, बाद में वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी उसने यही काम किया, लेकिन इन 2 छोटे बैंकों में उसने ये काम शुरू किया कि बैंक के जो आला अफसर उनको अपने साथ मिलाया, और उनसे वो 15 दिन के लिए पैसे लोन लेता था बैंक से। 15 दिन का लोन कभी नहीं मिलता है, रूल के ख़िलाफ़ है, लेकिन हर्षद मेहता चुपचाप खामोशी से एक बैंक में जाता उससे कहता मुझे 15 दिन के लिए आप लोन दो, वो बैंक उसे 15 दिन के लिए पैसे दे देती। अब वो अमाउंट 1 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, लेकिन हर्षद मेहता ठीक 15 दिन के बाद उस बैंक के लोन को इंटरेस्ट के साथ जो कमाता था वो वापस कर देता था। ये सिलसिला चलता रहा, बैंक को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं इसमें, क्योंकि बैंक को पैसे मिल रहे हैं, और वो 15 दिन के लिए लोन ले रहा, 15 दिन के बाद चुका भी रहा है, और साथ में प्रॉफिट भी दे रहा है, इंटरेस्ट भी दे रहा है। तो बैंक को लगा ये अच्छा धंधा है, था इलीगल, लेकिन अपने पहुंच की वजह से हर्षद मेहता ने बैंक से 15 दिन के लिए पैसे लोन पे उठाता, और उसी पैसे को ले जाके शेयर मार्केट में लगा देता, और जिस शेयर को वो ख़रीदता, एक तो उस वक्त आर्थिक नीति सारी चीज़ें बदल रही थी, शेयर मार्केट ऊंचाई पर था, तो उसका फ़ायदा होना शुरू हो जाता। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सीमेंट की कंपनी के 200 रुपये जिसकी कीमत थी शेयर की, वो अचानक हर्षद मेहता के ख़रीदने के बाद 9,000 तक पहुंच गई, तो 8800 रुपये एक शेयर पे प्रॉफिट हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कंपनियों के शेयर, और हर्षद मेहता कॉलम भी लिखता, और वो कई बार ये भी करता कि अपने जो उसने जिस कंपनी में शेयर खरीदे उसे बताता नहीं, लेकिन लोगों को कहता कि आप इस शेयर को ख़रीदो, इसमें जोखिम कम है, इसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। हर्षद मेहता चूँकि इतना ज़्यादा कामयाब हो चुका था कि लोग उस पर भरोसा करते और उसके कहे अनुसार उन शेयर को ख़रीदते, और उससे उनको प्रॉफिट भी होता। तो आंख बंद करके हर्षद मेहता पे लोगों ने भरोसा करना शुरू कर दिया। जो शेयर खरीदते थे वो हर्षद मेहता का इंतज़ार करते कि ये कब किस पे हाथ रखे उसी शेयर को ख़रीदेंगे, और लोगों को फ़ायदा भी होता। हर्षद मेहता इधर बैंक से लोन लेता और जाकर उन्हीं शेयरों पे पैसा लगा देता, और फिर प्रॉफिट कमाता, बैंक को वापस कर देता। ये सिलसिला चलता रहा। अब ये सिलसिला जब चल रहा था, तब तक किसी को कोई डाउट भी नहीं था कि ये मामला है क्या, लेकिन एक जर्नलिस्ट जिसे ये लगा कि हर्षद मेहता इस तरीके से कमा रहा है पैसा, और आखिर कहाँ से ये पैसे ला रहा है जो इतने सारे शेयर मार्केट में लगा रहा है, उन्हें डाउट हुआ। उन्होंने जांच शुरू की। शुरू करते करते पता चला ये बैंक वाला चक्कर, कि ये 15 दिन के लिए लोन लेता है गैर कानूनी तरीके से, और बैंक भी इसमें मिले हुए, और फिर वो 15 दिन के अंदर वापस लेकिन पैसे जमा भी कर देता है, तो कोई बात ऊपर भी नहीं उठ रही है। तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब अच्छे दिन होते हैं तो सब कुछ अच्छे दिन होते हैं, जो बुरे दिन होते हैं तो फिर वो बिना बताए हुए आते हैं। कई साल तक 1992 में ये स्कैम का खुलासा हुआ, और 84 से चल रहा है। करोड़ों रुपए हर्षद मेहता कमा चुका है। एक स्कूटर पर चलने वाला शख्स, महंगी गाड़ियों का उसके पास काफिला है, मुंबई में सी फेस अपना पेंट हाउस है, आलीशान घर है, और बेइंतहा दौलत। यहाँ तक कि कहते हैं वो कि इलेक्शन में भी चंदा वंदा भी देने लगा था। बट ये सब कुछ चल रहा था, अचानक हुआ ये कि जिन बैंकों से ये 15 दिन के लिए लोन लेकर और उससे शेयर खरीदता था, शेयर मार्केट अचानक एक दिन गिर गया। धीरे धीरे शेयर मार्केट में गिराव आया। जो शेयर हर्षद मेहता की गारंटी होती थी कि खरीदते ही ऊंचाई पे जाएगी, वो शेयर भी लुढ़कने लगे। अब यहाँ पे 15 दिन वाली डील चल रही थी सालों से, कि पैसा उठाया, अगर 1 तारीख को लिया तो 15 को वापस करना है। लेकिन जब शेयर मार्केट डूबा तो करोड़ों रुपए डूबे। अब उसमें हर्षद मेहता को वो बैंक को वापस पैसे लौटाने हैं, लेकिन शेयर मार्केट डूब गया, पैसा डूब गया, वो बैंक को पैसे लौटा नहीं पाया। बैंक ने कभी ये सोचा नहीं था कि 16वें दिन क्या होगा, क्योंकि बैंक का भी अपना एक पूरा एक सिस्टम से चलता है कि सारे पैसे उठा के दे दिए। अब जो बैंक के अपने कस्टमर हैं, बाकी लोग हैं, उनकी ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी। तो हुआ ये कि जब शेयर मार्केट गिरा तो बैंक को वक्त पर हर्षद मेहता ने पैसे नहीं लौटाए,
पहली बार बैंक के ऑफिशियल्स की हवा ख़राब हुई कि ये क्या हो गया, कैसे जवाब दें, क्योंकि एक तो उन्होंने चोरी छुपे गैरकानूनी तरीके से लोन दिया था। दूसरे बैंक का यही हाल हुआ। इस दौरान में अपनी पहुंच की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करीब 600 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुका था हर्षद मेहता। इसी तरह शॉर्ट टर्म लोन लेकर उनको भी नहीं लौटा पाया। तो अब धीरे धीरे ये बैंक के घोटाले की कि इस तरीके से 15 दिन के लोन पे गैर कानूनी तरीके से हर्षद मेहता को पैसे दिए जाते थे और वो शेयर मार्केट पे लगा के उससे कमाता था और कुछ परसेंट उसका जो इंटरेस्ट था वो बैंक को लौटा देता था। ये बात जब बैंक को पैसे वापस नहीं मिले तो सामने आना शुरू हुआ। एक जर्नलिस्ट ऑलरेडी इस स्टोरी पे, उसने इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया और एक रिपोर्ट छाप दी। जब रिपोर्ट छपी तो हंगामा मच गया। बैंक के ऊपर एक पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी बैठी संसद भवन के अंदर कि ये मामला स्कैम है, बड़ा है, इसकी जांच हो। जांच की गई, फिर मामला सीबीआई को दिया गया। धीरे धीरे जब सारी चीज़ें हुई तो ये स्कैम सामने आया। तो पता चला कि 4000 करोड़ रुपए का ये घोटाला था। बैंक से 15 दिन के लोन पर पैसे लेकर उसको शेयर मार्केट में अपने शेयर खरीदने के लिए लगाना, ये ऑलरेडी गलत था। और फिर जब शेयर मार्केट डूबा, लुढ़का, तो बैंक के भी वो पैसे लुढ़के बैंक वालों ने भी अब तकाजा करना शुरू किया। उसके बाद ये मामला खुला, संसद में हंगामा हुआ, जांच कमेटी बिठाई गई। इसी दौरान में हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि एक आंध्रा में एक चुनाव के लिए उसने 1 करोड़ रुपए चंदा दिया था पीवी नरसिम्हा राव को घूस के तौर पर, ताकि इस केस और इस स्कैम से बचा जा सके। उसने बाकायदा बताया कि वो प्रधानमंत्री के घर गया था, बल्कि ऑफिस, एक ब्रीफ केस लेकर। उस दिन उसमें 67 लाख थे, क्योंकि 1 करोड़ पूरा कैश इंतजाम नहीं हो पाया। अगले दिन उसने बाकी के 33 लाख रुपए दिए और उनके सेक्रेटरी को दिया था पीएम के। पीएम ने खुद कहा था अपने सेक्रेटरी को देने के लिए, और ये पैसे पीएम को दिए गए। तो पीएम को एक तरह से घूस, इस पर और हंगामा हुआ। लेकिन पीएम ने और कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन किया। बाद में कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन हर्षद मेहता ने झूठा इल्ज़ाम अगर लगाया था तो झूठे इल्ज़ाम के लिए भी उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। खैर, इस पूरी जांच हुई, इंक्वायरी हुई। 70 से ज़्यादा फ्रॉड के मामले हर्षद मेहता के ऊपर लगाए गए। लेकिन धीरे धीरे करके वो एक एक करके शुरू में जेल गया, फिर ज़मानत पे बाहर आ गया। वापस आकर फिर से उसने शेयर मार्केट में यही काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे ये था कि कुछ नहीं होगा, लोगों की याददाश्त से भूल जाएंगे। लेकिन फिर उसे कुछ वक्त के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। मामला चला, एक एक करके उसे बेल मिलता गया। 70 से ज़्यादा मामलों में सिर्फ एक मामला ऐसा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको 5 साल की सज़ा सुनाई और 25,000 का जुर्माना दिया। 4000 करोड़ का घोटाला करने वाला एक फ्रॉड, उसको सज़ा क्या मिलती है? इतने मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ एक में 5 साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माना। इसके बाद हर्षद मेहता को गिरफ्तार करके फिर वापस जेल भेज दिया जाता है और ठाणे में हर्षद मेहता को जेल में रखा गया था। कहते हैं कि इस घोटाले के पीछे और भी बड़े बड़े लोगों के नाम थे और भी बड़े बड़े लोगों के हाथ थे। 4000 करोड़ का घोटाला, जिसने पूरा, उस वक्त बहुत सारे ऐसे जो शेयर के खरीदार थे वो डूब गए हर्षद मेहता की वजह से। कुछ के बारे में ये भी थी कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन सिर्फ 5 साल की सज़ा होती है 70 से ज़्यादा मामलों में, 25,000 का जुर्माना। ठाणे जेल में रखा जाता है और 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2001 को रहस्यमयी तरीके से हर्षद मेहता की मौत हो जाती है। ठाणे जेल में ही रहते हुए उसको सीने में तेज़ दर्द होता है। उसको वहाँ से ठाणे के सिविल हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि हर्षद मेहता की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। लेकिन बहुत सारे लोग इस पे आज भी शक करते हैं। लोग जो फिल्में देखते हैं, हमारे फिल्मी सितारे होते हैं, हीरो हीरोइन होती है, तो फिल्म वही हिट होती है जिसकी कहानी हम लोगों को पसंद आती है। और वरना यही कहते हैं कि क्या बकवास कहानी थी, फिर चाहे एक्टिंग कितनी अच्छी हो, म्यूज़िक कितना अच्छा हो, एक्शन कितना अच्छा हो। फिल्म की जान जो है वो कहानी होती है, स्टोरी। तो अगर स्टोरी अच्छी है, कहानी अच्छी है, तो लोग फिल्म देखते हैं, पसंद करते हैं। और मेरा अपना मानना, पहले तो मैं नहीं, लेकिन अब जब से चैनल पे हिंदी में डब्ड होकर साउथ इंडियन फिल्में आने लगी तो थोड़ी आंखें खुली मुझे। अब लगता है, मेरी अपनी राय है, चूँकि मैं फ़िल्मों का बहुत शौकीन हूँ, बहुत सारी फिल्में देखता रहता हूँ खाली वक्त में। मुझे लगता है जो साउथ इंडियन फिल्में हैं, चाहे वो तेलुगु की, तमिल की हो, कन्नड़ हो, केरल की हो, मलयाली फिल्म, इनकी स्क्रिप्ट, इनकी कहानियाँ, इनकी पिक्चराइजेशन, इनके एक्शन हमारी हिंदी फिल्मों से कहीं ज़्यादा बेहतर है, आगे हैं।
आज जो मैं कहानी की बात कर रहा हूँ फिल्मों की कहानियाँ अच्छी होती तो फिल्में हिट होती हैं। असली ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती जो हमें लगता है फिल्मी है, लेकिन वो हकीकत की होती हैं, ज़िंदगी की होती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही है जो है तो फिल्मी सितारों की, लेकिन फिल्मी नहीं है, हकीकत है। इसमें हीरो भी है, हीरोइन भी है, इसमें साजिश भी है, इसमें क्राइम भी है, इसमें जेल भी है, इसमें सज़ा भी है, इसमें राजनीति भी है और सब कुछ है। लेकिन ये फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत की कहानी है। कहानी 5 साल पुरानी है। कहानी की शुरुआत होती है 17 फरवरी 2017 को। हालांकि 17 फरवरी 2017 यानी 17 फ़रवरी 2017 में जाऊं उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में। केरल, आपको ये पता है, मुझे भी बाद में पता चला, जो साउथ इंडियन फिल्म की मैं बात करता हूँ ये अलग अलग स्टेट की फिल्में हैं। एक तमिल फिल्में हैं जो तमिल में आती हैं, जो तमिलनाडु और उसमें सारे उसके मेन एक्टर जो वहाँ के होते हैं बेस्ड। एक तेलुगु है जो आंध्रा में सारी फिल्में बनती हैं, उनको हम तेलुगु फिल्में कहते हैं। कन्नड़ फिल्में वो होती हैं जो कर्नाटक में बनती हैं, वहाँ के हीरो हीरोइन डायरेक्टर ज़्यादातर होते हैं। और एक मलयालम फिल्म है जो केरला बेस्ड है। तो कुल मिला के 4 अलग अलग लैंग्वेज में ये 4 स्टेट जो साउथ इंडियन फिल्में हम कहें तो ये मिलकर बनाते हैं। आज की कहानी की ज़मीन केरला है, यानी मलयालम फिल्म की। मलयाली फिल्म में एक हीरोइन आई और इन्होंने कदम रखा करीब 16 साल की उम्र में ही। मलयालम फिल्मों में इनको काम मिला, पहले ये मॉडल थी। इनका नाम है भावना मेनन। भावना मेनन एक मलयालम फिल्म का चर्चित चेहरा, एक जानी पहचानी एक्ट्रेस, हीरोइन, कई फिल्मों में काम किया, कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। तो ये कहानी भावना मेनन की है, उन्हीं हीरोइन की। फिल्मों में अच्छा खासा इन्होंने सब काम किया, कामयाब भी रहीं। 17 फ़रवरी 2017 को भावना मेनन कोच्चि के नेशनल हाईवे से अपनी कार से गुजर रही थी। दोपहर का वक्त था। अचानक उनकी कार को हाईवे पे एक दूसरी कार ओवरटेक करती है और उस कार से उतरकर 2-3 लोग भावना के कार में जबरन बैठ जाते हैं और भावना मेनन को उन्हीं के कार में एक तरह से किडनैप कर लेते हैं। अब इस कार के पीछे एक और कार चल रही थी जो इन किडनैपर्स की कार के साथियों की कार थी। इसके बाद जो सारे बदमाश बैठे थे वो धमकी देते हुए भावना को कार के अंदर ही रखते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनका शोषण करते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं। करीब 2 घंटे तक भावना मेनन, मलयालम फिल्म की हीरोइन, अपनी ही कार में बंधक के तौर पर रहती हैं। 2 घंटे के बाद उनमें से कुछ बदमाश कार से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन 1-2 अब भी कार के अंदर थे। और फिर कुछ देर के बाद जब 2 घंटा बीत जाता है तब भावना मेनन को उन्हीं की कार में लेकर वो एक मलयालम फिल्म के ही जाने माने डायरेक्टर, एक्टर लाल साउस, उनके घर के बाहर 2 घंटे बाद छोड़ देते हैं भावना मेनन को। तो 2 घंटे तक कार में बंधक बनाकर एक हीरोइन को हाईवे पे घुमाया गया, उनको मॉलेस्ट किया गया, धमकी दी गई, धमकाया गया और 2 घंटे बाद एक मलयालम फिल्म के ही डायरेक्टर के घर के बाहर उनको छोड़ दिया गया। जान बचती है, भावना मेनन कार से बाहर निकलती हैं। कार से बाहर निकलने के बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर वो रिपोर्ट लिखाती हैं और बताती हैं कि किस तरह से कुछ लोगों ने उनके कार में जबरन एंट्री मारी, उन्हें किडनैप किया, उनके साथ बदतमीज़ी की और साथ में जब वो मॉलेस्ट कर रहे थे वो सारी चीज़ें उन्होंने मोबाइल पे रिकॉर्ड भी किया और इस धमकी के साथ कि अगर तुमने ये मुँह खोला या कुछ कहा तो ये वीडियो जो है ये लीक कर देंगे। अब आप फिल्मी सितारों की अपना एक स्टेटस भी होता है, उनकी अपनी एक छवि भी होती है, इमेज भी होता है। तो भावना को भी ये लगा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन खैर उन्होंने हिम्मत दिखाई और वो पुलिस स्टेशन में पहुंचकर रिपोर्ट लिखा देती हैं। इत्तेफाक से जो बदमाश उनकी गाड़ियों में घुसे थे और उनको जबरन बंधक बनाया था, उनमें से बाकी किसी को तो भावना नहीं पहचानती थी, लेकिन एक शख्स को पहचानती थी और उस शख्स का नाम था पुलसर सुनी। पुलसर सुनी नाम का ये शख्स वो इसलिए जानती थी कि मलयालम फिल्म के कई एक्टर एक्ट्रेस का ड्राइवर रहा था पहले। तो ऐसी कई पार्टियों में, कई घरों में, फंक्शन में गई तो उन्होंने देखा उन एक्टर एक्ट्रेस के साथ
पुलिसर सुनी को, तो वो चेहरे से पहचानती थी। तो उन्होंने पुलिस में जब एफआईआर लिखाई तो उन्होंने कहा कि कुछ 6-7 लोग थे, उनके पीछे भी एक गाड़ी थी, उसमें भी लोग थे, उनके साथ बदमाशी की गई, बदतमीज़ी की गई, उनको मॉलेस्ट किया गया, उनके फ़ोटो वीडियो शूट किए गए, और उनमें एक पुलिसर सुनी नाम का कई एक्टर एक्ट्रेस का ड्राइवर था, वो भी था। अब पुलिस के पास एक नाम था, एक चेहरा था, पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई। एक हीरोइन का मामला था। 17 फरवरी का ये इंसिडेंट है। 17 फरवरी को ही पुलिस ने एफआईआर लिखी। 2 दिन के बाद 19 फरवरी 2017 को पुलिस ने उन 7 अक्यूज़ में से, बल्कि जो 7 के खिलाफ नामजद लिखा था, बाकी के नाम पता नहीं थे, एक ही का नाम मालूम था, पुलिसर सोनी। 7 में से 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिसर सोनी को अभी भी तलाश थी, वो भागा हुआ था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस इधर उधर अपनी टीम को दौड़ाती है। 23 फरवरी यानी कि एक हफ्ते के बाद इंसिडेंट के, पुलिसर सुनी भी गिरफ्तार हो जाता अपनी बाकी 4 साथियों के साथ। तो अब 7 के 7 अब जो अक्यूज़ड हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं। इनके पास से वो मोबाइल भी मिल जाता है जिसमें सारे वीडियो शूट किए गए थे, और ये एक एविडेंस था कि हीरोइन जो भावना मेनन है उनको मॉलेस्ट किया गया कार के अंदर। तो वीडियो एविडेंस, सारे अक्यूज़ड गिरफ्तार। मलयालम न्यूज़पेपर मीडिया में सारी ये खबरें भी आईं, यहाँ तक कि ये मामला उस वक्त वहाँ के विधानसभा में भी उठा। चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछे गए, कहा गया कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कितनी जानी मानी हीरोइन, और सड़क पे इस तरीके से अगर उसको मॉलेस्ट किया जाता है, सेफ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम सवाल उठे। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने इसको लेकर आवाज़ उठाई, और तमाम लोगों ने भावना की तारीफ भी की कि कम से कम वो खामोश नहीं रही, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। अब ये सारी चीज़ों ही 7 अक्यूज़ पकड़े गए, उनको जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद अब अपनी चार्जशीट दाखिल हो रही है, ट्रायल का काम शुरू था। इसी दौरान कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। एक शख्स उस जेल से बाहर निकलता है जिस जेल में पुलिसर सुनी बंद था, यानी कि जो मेन अक्यूज था भावना मेनन को छेड़ने वाला। बाहर आने के बाद वो ये कहता है कि जेल के अंदर लगातार वो पुलिसर सुनी के साथ था, उससे बातचीत कर रहा था, और उसने इस इंसिडेंट के बारे में बहुत सारी उसे अहम जानकारी दी है, और इस केस में कई नई चीज़ बताई है जो अभी तक मीडिया को भी पता नहीं और लोगों को भी पता नहीं। अब जब ये बात आई और उसने बाहर आकर कहा, कुछ मीडिया ने उसका इंटरव्यू भी छापा, तो अब ये हुआ कि पुलिसर सुनी ने क्या अकेले मॉलेस्ट किया, आखिर उसका रीज़न क्या था, क्योंकि उसने 2 घंटे तक गाड़ी में घुमाया, छेड़ा, मोबाइल पे वीडियो शूट किया और फिर छोड़ दिया। तो क्या यही होना था या कुछ और होना था? वो खुद अपनी मर्जी से आया था अपने साथियों के साथ या किसी के इशारे पर आया था? अब उसी पुलिसर सुनी के साथ जेल में रहने वाला एक कैदी जब जमानत पे बाहर आया तो वो कह रहा है कि वो इस कहानी की हकीकत कुछ और है और मुझे सारी चीज़ें बताई है। और इसी दौरान उसने एक और बात कही और उसने इस केस को और भी पलट दिया। उसने कहा कि पुलिसर सुनी ने उसे एक लेटर दिया है जेल से, और उसने कहा ये लेटर बाहर जाने के बाद तुम दिलीप को दे देना। अब यहाँ से एक दूसरे कैरेक्टर की इस कहानी में एंट्री होती है। दिलीप मलयालम फिल्म का एक जाना माना चेहरा, मलयालम फिल्म के एक जाने माने हीरो, छोटे मोटे नहीं बड़े हीरो। तो अब एक हीरोइन के साथ मॉलेस्टेशन, 7 लोग गिरफ्तार, जेल से कैदी बाहर आता है और बताता है जो मेन अक्यूज्ड है उसने एक लेटर दिया है और ये लेटर दिलीप के नाम पे है, जो एक्टर है उनको देना है। इत्तेफाक की बात है कि जब ये बाहर आया और जेल से ये लेटर देने की बात कर रहा, उसी वक्त ये 24 जून 2017 की बात है, दिलीप एक न्यूज़ चैनल में बैठे हुए थे। इससे पहले ये खबर आ गई थी मीडिया में कि पुलिसर सोनी अकेले है या उसके पीछे कुछ और है, तब कहीं से छन के नाम आ रहा था दिलीप का। लेकिन अब दिलीप किसी और को कहकर भावना को यूं मॉलेस्ट क्यों करवाएगा, गाड़ी में उसको बंधक क्यों करवाएगा, ये सारे सवाल उठ रहे थे। इसी दौरान एक न्यूज़ चैनल पर दिलीप इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक गुमनाम फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले ने कहा है कि इस मामले में, भावना मेनन के मॉलेस्टेशन के मामले में आपको फंसाया जा सकता है, अगर आप 1.5 करोड़ रुपए दे दें तो फिर आप बच जाएंगे। ये न्यूज़ चैनल पे उन्होंने बोला।
और वरना ये कि इस केस में जो मास्टरमाइंड है उसके मास्टरमाइंड के तौर पर आपका नाम पुलिस को और सबूत भी दे देंगे। अब दिलीप खुद ये इंटरव्यू में बात कर रहे हैं। 26 जून 2017 को दिलीप ने ये इंटरव्यू दिया और उसी इंटरव्यू में एक बात और उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है भावना के साथ, ये भावना ने खुद प्लान किया है और पब्लिसिटी के लिए। और पल्सर सोनी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, जो जेल में बंद है, वो भावना उसको पहले से जानती थी और उसके साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते थे उसके। तो जिस शख्स को जानती थी, जिससे अच्छे रिश्ते थे, वो भावना को ऐसे क्यों चोट पहुंचाएगा, क्यों मोलेस्ट करेगा, क्यों किडनैप करेगा। तो ये सब भावना की अपनी प्लानिंग है, स्टंटबाजी है पब्लिसिटी के लिए। ये टीवी के इंटरव्यू में कहा। अब इत्तेफाक से इधर जिस कैदी ने लेटर लेने की बात की जो जेल में पुलिसर सोनी ने दी और कहा कि इसको जाकर दिलीप को देना है, वो लेटर लीक हो गया। उस लेटर का मजमून कुल मिला के ये था, पुलिसर सोनी ने लिखा था कि ये जो कुछ हुआ था 17 फरवरी 2017 को कोच्चि के नेशनल हाईवे पर, वो मैंने और मेरे साथियों ने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, बल्कि हमें मलयालम फिल्म के बड़े एक्टर हीरो दिलीप ने ऐसा करने के लिए कहा था और हमने दिलीप के कहने पर ही ये सब कुछ किया। उस लेटर में ये भी लिखा था कि जब मैं जेल में आ गया और पकड़ा गया तो दिलीप ने एक बार भी अपने वकील के ज़रिए भी भेजकर ये पता करने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसा हूँ, ठीक हूँ कि नहीं हूँ। उस लेटर में ये भी था कि आप जिस शख्स के ज़रिए आपने हमसे ये काम करवाया, अगर उस किडनैपर का नाम आप बता दें जिसने हम लोगों को कांटेक्ट किया था फ़ोन पे, तो फिर आप भी बच जाएंगे। उसने ये भी कहा कि आपके बहुत सारे दुश्मन मेरे आसपास मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फंसाने की, और भावना के दोस्त भी, तो आप फंस जाएंगे। अगर आप 1.5 करोड़ रुपए दे देते हैं तो फिर आपका नाम नहीं लेंगे, और वरना मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। अब जब ये लेटर मीडिया में लीक हुआ तो अब यहाँ पे कहानी पलट गई। कहानी ये कि एक हीरोइन जिसका किडनैप होता है 2 घंटे के लिए, जिसका साथ मॉलेस्टेशन होता है, और पता चलता है कि जो क्रिमिनल है जिन्होंने ये सब किया, जो जेल में है, ये सब कुछ एक बड़े हीरो के इशारे पे किया और वो है दिलीप। अब सवाल ये था कि आखिर दिलीप ऐसा क्यों करेगा, लेकिन लेटर आ गया। अब ये लेटर एक अहम दस्तावेज हो गया पुलिस के लिए। पुलिस ने जो अब चार्जशीट दाखिल कर रही थी, अब इस केस को फिर से रीओपन करती है और कहती है कि अब इसमें नए सिरे से जांच की जाएगी, और पुलिस नए सिरे से जांच करती है। जांच करने के बाद पुलिस जो है 28 जून 26 जून को ये लेटर लीक हुआ। 26 जून को दिलीप ने इंटरव्यू दिया और कहा कि ये भावना ने अपनी स्टंट के लिए क्या, पब्लिसिटी के लिए किया है। उसके 2 दिन बाद 28 जून को पुलिस, केरल पुलिस, दिलीप से पूछताछ करती है करीब 12-13 घंटे तक, और पूछताछ करने के बाद वो सारे फिर जो भी वो जवाब देता है उसको टटोलती है, खंगालती है, और आखिरकार 10 जुलाई 2017 पूछताछ के करीब 12 दिन बाद एसआईटी की जो टीम बनी थी इस मामले की खास जांच के लिए, इस केस की रीइन्वेस्टिगेशन के लिए, उसे पुख्ता सबूत लगता है ये लेटर और बाकी चीज़ें, और 10 जुलाई 2017 को एसआईटी की टीम दिलीप को अरेस्ट कर लेती है। मलयालम फिल्म के एक बड़े एक्टर की गिरफ्तारी होती है। हर अखबार में फ्रंट पेज पे ये खबर छपती है, मलयालम न्यूज़ चैनल पर, बल्कि साउथ इंडियन बाकी, चाहे वो तमिल हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, वहाँ पे भी ये बड़ी खबर बन जाती है कि एक हीरोइन की किडनैपिंग और मोलेस्टेशन के इल्ज़ाम में एक हीरो अरेस्ट हो गया। दिलीप को एसआईटी की टीम गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद दिलीप को जेल भेज दिया जाता है। दिलीप 85 दिनों तक जेल में रहता है, 85 डेज तक। इस दौरान में वो कई बार बेल के लिए कोशिश करता है, लेकिन बेल मिलती नहीं। 85 दिनों के बाद आखिरकार उसे ज़मानत मिलती है, वो ज़मानत पर बाहर आ जाता है। अब सवाल ये था कि दिलीप ने भावना के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों पुलिस ने दिलीप को अरेस्ट किया, जबकि दिलीप और भावना एक साथ कई फिल्मों में काम कर चुके थे, लीड हीरो और लीड हीरोइन के तौर पर, और दोनों में अच्छे रिश्ते भी थे। फिर ऐसी क्या दुश्मनी हुई कि दिलीप अपनी हीरोइन को किडनैप करवाता है और उसको मॉलेस्ट करवाता है, उसके वीडियो बनवाता है। तो उसकी कहानी जो जड़ में थी वो फिर कहानी भी सामने आई।
दिलीप की पहली शादी जो हुई थी वो थी मंजू वैरियर, और मंजू वैरियर जो थी, जो दिलीप की पत्नी थी, वो भावना मेनन की दोस्त हुआ करती थी। दोनों अच्छी सहेली थी। इसी दौरान में, अब चूंकि भावना और दिलीप एक साथ कई फिल्मों में हीरो हीरोइन भी कर रहे हैं, सेट पे एक साथ है, तो एक ऐसी फिल्म में एक और एक्ट्रेस थी, काव्या माधवन। भावना ने देखा कि दिलीप जो है काव्या माधवन के ज़्यादा करीब आ रहा है। उसे लगा कि वो उसकी दोस्त जो मंजू वैरियर उसको धोखा दे रहा है, और एक नई हीरोइन है, उनके साथ ये इसके रिश्ते आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बात उसने दिलीप की वाइफ को बता दी। दिलीप की वाइफ को जब ये पता चला तो वो इस बात को लेकर दिलीप से झगड़ा किया। झगड़ा इतना हुआ कि मियाँ बीवी के रिश्ते में खटास आ गई, दोनों अलग हो गए, और फिर दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया। 2016 में भावना ने जो शिकायत की थी काव्या माधवन जो है वो करीब आ रही है एक दूसरी हीरोइन, वो बात सही साबित हुई। डिवोर्स देने के बाद दिलीप ने 2016 में काव्या माधवन से शादी कर ली। अब दिलीप के दिल में ये बात हमेशा रही कि उसकी बीवी से जो झगड़ा हुआ, शायद जो तलाक की वजह बनी, वो भावना मेनन बनी, क्योंकि भावना मेनन ने उसकी बीवी से शिकायत की, चुगली खाई और उसे और काव्या के रिश्ते के बारे में बता दिया। ये बात उस हीरो को बहुत नागवार गुजरी। ये बात उसने अपने दिल में रख ली। फिर मौके का इंतज़ार करने लगा कि कैसे बदला लिया जाए, और कहते हैं कि इसी चीज़ ने उसे अंदर ही अंदर इतना गुस्सा दिला रखा था कि वो बदला लेना चाहता था। और आखिरकार पल्सर सोनी और बाकी लोगों के ज़रिए उसने ये प्लान किया, और उसने कहा कि उसको सबक सिखाओ। और इसी सबक सिखाने के लिए 17 फरवरी 2017 को भावना को किडनैप किया गया, उसको मॉलेस्ट किया गया, उसके वीडियो बनाए गए ताकि वो शर्मसार हो, और फिर उसे छोड़ दिया गया। तो ये मोटिव केरल पुलिस के सामने आई, और इसी मोटिव के आने के बाद केरल पुलिस ने दिलीप को गिरफ्तार कर लिया। दिलीप गिरफ्तार हो गया। इसके बाद 85 दिन तक जेल में रहा। जेल में रहने के बाद फिर उसको ज़मानत मिली। इधर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने भी बायकॉट किया। उसके बाद ये केस चलता रहा। केस की ट्रायल भी शुरू हो गई। फिर अचानक बीच में अभी 19 और 20 में दिलीप ने लोअर कोर्ट में वहाँ अपील की कि जो वीडियो है एविडेंस उसके कार में मोलेस्टेशन का भावना के साथ, वो उसे दिया जाए, उसकी एक कॉपी, ताकि वो अपने केस को लड़ने के लिए इसको यूज़ कर सके और ये देख सके कि इस वीडियो में जो भी हुआ है भावना के साथ वो उसकी मर्ज़ी से हुआ है या फिर कुछ और चीज़ है। लोअर कोर्ट ने ये वीडियो एविडेंस देने से मना कर दिया। दिलीप इसके बाद हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने ही मना कर दिया। उसका सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं, ये एविडेंस आपको हम नहीं दे सकते क्योंकि आप इस केस में एक अक्यूज्ड हैं। इसके बाद बात आई गई हो गई केस कोर्ट में। एक नया खुलासा इस चीज़ में होता है एक ऑडियो की शक्ल में, और उस ऑडियो की शक्ल में ये होता है कि एक डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर एक ऑडियो जारी करते हैं, और ये ऑडियो इस वक्त वहाँ काफ़ी सुर्खियों में है। इन डायरेक्टर का नाम है बालचंद्र कुमार। बालचंद्र कुमार ने ये ऑडियो जारी किया और पुलिस ने स्टेटमेंट भी दे दिया। इस ऑडियो में दिलीप की आवाज़ है और दिलीप बात कर रहे हैं कुछ लोगों से। और क्या बात कर रहे हैं? बातचीत ये हो रही है कि इस पूरे केस में 85 दिन वो जेल में रहा, पुलिस ने पूछताछ की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ऐसे 5 पुलिस वाले थे जो इस केस के करीब से जुड़े हुए थे दिलीप के साथ। दिलीप ने कहा इस ऑडियो में कि इन 5 पुलिस वालों को ठिकाने लगा दिया जाए। वो इन 5 पुलिस वालों के कत्ल की बात कर रहा है। यह मामला अपने आप में बेहद संगीन है। केस से जुड़े पुलिस वालों का कत्ल करवाने की बात ऑडियो पे, और ऑडियो वायरल। जैसे ही ऑडियो सामने आया, इसके बाद वहाँ की क्राइम ब्रांच ने इस ऑडियो का संज्ञान लिया और इसके ऊपर फिर से एक मुकदमा दर्ज किया। और इस बार जो मुकदमा दर्ज है वो है पुलिस अफसरों के कत्ल की साजिश रचने का। और ये साजिश रचने का जो आरोपी बनाया गया है जिसे, वो वही हीरो अपना दिलीप है। तो अब एक नया केस ये दर्ज हो गया है
इसको लेके क्राइम ब्रांच अब दिलीप की गिरफ्तारी की मांग कर रही है कोर्ट से। कोर्ट का फैसला भी आना है। दिलीप चूंकि अभी जमानत पर बाहर है, तो अगर एक तरफ हीरोइन के साथ मॉलेस्टेशन, किडनैपिंग, साजिश रचना ऑलरेडी उस सारे इल्ज़ाम सर पे हैं, अब अगर पुलिस वालों के कत्ल की बात एक हीरो कर रहा है, बदले में, गुस्से में 5 पुलिस वालों को मारना है, अगर ये साबित हो गया तो मामला और भी संगीन हो जाएगा, क्योंकि पुलिस वालों के कत्ल की साजिश रचने के जुर्म में जो धाराएं लगेंगी वो और भी संगीन हो जाएंगी। तो ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इस कहानी में अभी कई मोड़ जो है वो आने वाले वक्त में आ सकते हैं सामने। और केरल में ये कहानी इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चित है। एक हीरो, एक हीरोइन, हीरो के बदले की कहानी, उसकी साजिश की कहानी, उसके गुस्से की कहानी, 85 दिन तक जेल में रहने की कहानी। इस कहानी में जो भी अपडेट होगा मैं आगे आपको ज़रूर दूंगा।